बच्चों, मैं डॉक्टर गिन्नी राज। आइए हम आज का आपका पाठ्यक्रम बीपीएससी 133 कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को आरंभ करते हैं, अर्थात तुलनात्मक सरकार एवं राजनीति। बच्चों, पिछले सेशन में हमने आपके साथ एक तुलनात्मक अध्ययन किया था प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, अर्थात संसदीय एवं राष्ट्रपति व्यवस्था की एक तुलनात्मक पद्धति आपको बताई थी कि किस तरीके से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से भिन्न है। इसी के साथ साथ हमने किया था यूनिटरी एंड फेडरल अर्थात एकात्मक एवं संघात्मक व्यवस्था की भी एक तुलना की थी, और हमने आपको बताया था कि पार्लियामेंट्री व्यवस्था में हमें क्या मिलता है, विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य घनिष्ठ संबंध प्राप्त होता है, यानी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में क्लोज रिलेशनशिप हमें एक संसदीय व्यवस्था में मिलती है। और जब हम राष्ट्रपति व्यवस्था में आते हैं तो वहां पे हमें क्या मिलता है, वहां पे हमें सेपरेशन ऑफ पावर्स अर्थात शक्तियों का पृथकीकरण देखने को मिलता है। इन जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमारे पास एग्जाम्पल है इंडिया का, और हमने जब आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ाया था अर्थात राष्ट्रपति व्यवस्था, तो उसमें हमारे पास एग्जाम्पल है अमेरिका का। अच्छा, आज बच्चों हम आपके साथ राजनीतिक दल एवं दबाव समूह अर्थात पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन इसको प्रारंभ करने से पहले ये समझना जरूरी है कि राज्य व्यवस्था क्या होती है, जो कि आपके पाठ्यक्रम का एक पार्ट है कि आखिरकार एक स्टेट क्या होता है। जब हम कहते हैं दैट फॉर एग्जांपल इंडिया इज अ स्टेट, तो इंडिया एज अ स्टेट से हमारा क्या तात्पर्य है। बच्चों, जब हम एक वाइडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि विश्व जो है, जो वर्ल्ड है, वो हम देखेंगे तो पूरा एरिया जो है वो डिवाइडेड है इनटू सेपरेट पार्ट्स अर्थात वो टेरिटरीज में डिवाइडेड है, और हर टेरिटरी जो है वो एक जियोपॉलिटिकल इकाई है। जियोपॉलिटिकल से हमारा तात्पर्य है भौगोलिक राजनीतिक इकाई है, और उस भौगोलिक राजनीतिक इकाई को हम स्टेट कहते हैं। अच्छा, हर राज्य के अंतर्गत नागरिक रहते हैं, जैसे हम ये कहते हैं दैट वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, तो हम क्या है, हम भारत के नागरिक हैं। तो अगर वर्ल्ड मैप को देखा जाए तो हम ये देखेंगे कि पूर्ण विश्व जो है वो विभाजित है छोटी सेपरेट इकाईज में यानी टेरिटरीज में, और ये जो है ये एक जियोपॉलिटिकल एंटिटी के माध्यम से व्यक्त होती है, और इन्हीं को हम स्टेट कहते हैं। अच्छा, जैसे हम ये समझना चाहें कि स्टेट एज सच एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या होता है, तो स्टेट को व्यक्त करने के, राज्य को व्यक्त करने के चार मुख्य तत्व होते हैं, चार एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है पॉपुलेशन, यानी कि जो वहाँ की जनसंख्या है वो एक गवर्नमेंट, पॉपुलेशन फर्स्ट है। सेकंड है गवर्नमेंट, यानी कि सरकार जो कि उस राज्य को चलाएगी। दूसरा टेरिटरी, यानी कि एक विस्तार क्षेत्र जो कि हमें ये बताता है कि जो गवर्नमेंट हमने बनाई है या जो सरकार हमने बनाई है उस सरकार का जो पावर है वो कहाँ तक जाता है, कहाँ तक सीमित है, तो वो जो लिमिट है वो टेरिटरी बताती है। और चौथा जो तत्व आता है वो है सॉवरेनिटी अर्थात संप्रभुता। तो एक राज्य तब कहलाता है जब उसके पास ये चार मुख्य एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? जनसंख्या, गवर्नमेंट अथवा सरकार, टेरिटरी, और चौथा है हमारा संप्रभुता। तो जिन जियोपॉलिटिकल एंटिटीज में हमें ये चार तत्व मिलते हैं उन्हीं को हम कहते हैं कि वो एक राज्य है। अच्छा, राज्य को अगर आप देखें तो राज्य प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रदान करता है, और सार्वजनिक भलाई यानी कि जिसे हम कहते हैं पब्लिक गुड, ये इंश्योर करना, ये सुनिश्चित करना राज्य का काम है। जैसे आज के समय में हम ये मानते हैं कि एवरी स्टेट इज अ वेलफेयर स्टेट, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य है। तो लोक कल्याणकारी राज्यों से हमारा तात्पर्य क्या है कि सरकार ऐसे कार्य करती है, ऐसी नीतियां बनाती हैं जो कि ये सुनिश्चित करती हैं कि वहां रह रहे नागरिकों का कल्याण हो, उनका डेवलपमेंट हो, उनका जो प्रोग्रेस है वो इंश्योर करना, वो सुनिश्चित करना सरकार का काम है। अच्छा, जो सरकार की जो शक्ति है वो क्या होती है? अच्छा, जब हम स्टेट कहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा स्टेट से मतलब, राज्य से मतलब सरकार से भी है यानी गवर्नमेंट से भी है, और जो उसकी डिफाइंड बाउंड्री होती है उससे भी है। तो जो सरकार है उसकी जो क्या कहेंगे, वो हमें कुछ चीजें करने की अनुमति देता है और कुछ चीजों को हमें अनुमति नहीं प्रदान करता है, हमें बार करता है।
तो मतलब जो पावर ऑफ द स्टेट है वो एट टाइम्स हमसे कुछ चीजें करवाता है और कुछ चीजों से हमें वंचित रखता है। हम राज्य के कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य हैं और हम पर उनका एक वैध नियंत्रण होता है। मतलब आप इसे इस तरह समझिए कि जो इंडियन गवर्नमेंट है फॉर एग्जाम्पल, तो वो जो हमारे लिए कानून बना रही है, हमारे लिए नीतियां बना रही है, वो मानना हमारे लिए बाध्य है। क्यों? क्योंकि वो हमारी एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, वो एक वैध सरकार है। अच्छा, वो वैध सरकार कैसे होती है? वैध सरकार ऐसे होती है क्योंकि हमने अपने प्रतिनिधियों को चुन के संसद में भेजा है और वो प्रतिनिधि हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इसलिए वो हमारे विकास के लिए प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज को बनाते हैं। जैसे आपको पता है जब इलेक्शंस होते हैं तो पूरे राज्य को निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है, अर्थात कॉन्स्टिट्यूएंसीज में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के कहाँ जाते हैं? संसद में बैठते हैं और वो उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए जहां से वो चुने गए हैं वहां के लिए वो नीति, प्रोग्राम, फंड सब लेके आते हैं वहां के विकास के लिए। तो इसी तरह ये कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट है, जो जैसे जहाँ पे आप देखते हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी है, जहाँ पे प्रजातंत्र व्यवस्था है, चाहे आप इंडिया ले लीजिए, आप अमेरिका ले लीजिए, आप ब्रिटेन ले लीजिए, जर्मनी ले लीजिए, जो विश्व की डेमोक्रेटिक व्यवस्थाएं हैं, प्रजातंत्री व्यवस्थाएं हैं, वहां पे जो गवर्नमेंट स्टैब्लिश होती हैं वो लेजिटिमेट होती हैं। और इसी के साथ प्रश्न आता है कि फिर इलेजिटिमेट गवर्नमेंट्स कौन सी होती हैं? इलेजिटिमेट गवर्नमेंट्स वो होती हैं जहां पे एक तरह से कहा जाए कि जो जनता है वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव खुद नहीं करती है, तख्ता पलट यानी कूप के थ्रू या मिलिट्री डिक्टेटरशिप के थ्रू, फोर्स के बल के आधार पे जब कोई अपने आप को शासन में स्थापित करता है, सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लेता है और निर्णय लोगों के, जनता के ऊपर थोपने की कोशिश करता है बाय फोर्स, बल के आधार पे, तो उसको हम काफी हद तक कहते हैं कि वो इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है। और इसमें ये भी बड़ी बात आती है कि जो इलेजिटिमेट गवर्नमेंट्स होती हैं, उन जो अवैध सरकारें होती हैं, उनको विश्व की और जो सरकारें हैं वो मान्यता नहीं देती हैं, यानी वो रिकग्नाइज नहीं करती हैं। और जब वो मान्यता नहीं देती हैं तो फिर ये देखा जाता है कि वहाँ की जो सरकारें हैं या वहाँ का जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है वो वीक हो जाता है, क्योंकि उन्हें रिकग्निशन बाहर से नहीं मिलता है और उनकी जो खुद की जनता होती है वो भी उनका समर्थन नहीं करती है। तो जब एक स्टेट की बात होती है, एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था में, एक प्रजातंत्री व्यवस्था में, तो ये देखा जाता है कि उनका जो सरकार है उसका एक वैध नियंत्रण जो है वो जनता के ऊपर होता है और राज्य द्वारा दंडित किए जाने के लिए जो नागरिक होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं। अच्छा, हम अपना जीवन राज्य के अधिकार क्षेत्र में ही जीते हैं, यानी कि जो उनका जुरिडिकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके इर्द गिर्द ही एक नागरिक का जीवन रहता है। और इसीलिए कहा जाता है कि राज्य जो है एक बेसिक नेसेसिटी है, बहुत मूल आवश्यकता है किसी भी नागरिक के जीवन की। एरिस्टोटल ने बहुत पहले कहा था कि एक मनुष्य जो राज्य के बिना रह सकता है जीवित, वो या तो इधर ही इज अबव ह्यूमैनिटी और ही इज बिलो। अबव ह्यूमैनिटी मतलब मानवता से ऊपर है यानी भगवान है, और या फिर बिलो इट मानवता के नीचे है अर्थात वो एक बीस्ट है, वो एक दानव है। तो इसलिए राज्य एक बहुमूल्य भूमिका निभाता है किसी भी मनुष्य के जीवन में। इसको आप इस तरह से देखिए कि आज जो हमें एक सेटअप मिल रहा है कि हमारे पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे पास एक स्टेट गवर्नमेंट है, वो हमारे लिए नीति निर्देश बना रही है, हमारे लिए फंड्स जनरेट करती है, हमारे डेवलपमेंट के लिए काम करती है अपने नागरिकों के। अगर ये स्थिति जैसी कि आज के समय में है, अगर वो एब्सेंट होगी तो सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में अराजकता आएगी, यानी कि अनार्की आएगी और यहाँ पे कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट आप देखेंगे, एक परस्पर संघर्ष देखेंगे आप डिफरेंट फैक्शंस, डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में। तो इन चीजों को एक तरह से खत्म करने के लिए या इन चीजों पे रोकथाम रखने के लिए राज्य जो है उसका अस्तित्व में होना बहुत आवश्यक है। और राज्य को चलाने के लिए क्या होता है? राज्य को चलाने के लिए एक सरकार होती है, सरकार द्वारा निर्णय लिए जाते हैं अपनी जनता के लिए। तो हमने आपको बताया कि स्टेट के 4 बेसिक मूल तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला है पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, फिर है सरकार, फिर है हमारा टेरिटरी और इसके साथ ही साथ संप्रभुता। संप्रभुता से हमारा अर्थ है कि जैसे कि निर्णय लेने की एक स्वतंत्र अधिकार,
यानी कि एक राज्य जब अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स में, आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है और कोई बाहरी शक्ति का प्रभाव या प्रेशर उसके ऊपर नहीं होता है, तो वो राज्य संप्रभु कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल में लें तो 1947 से पहले इंडिया जो था वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं था, तो वो सॉवरेन नहीं था, वो संप्रभु नहीं था। बट जब हम इंडिपेंडेंट स्टेट हो गए 1947 के बाद, हमें स्वतंत्रता मिली, तो हम एक संप्रभु राज्य भी हो गए और हम अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने लगे। और हमने देखा कि ब्रिटेन का इसमें किसी भी तरीके का हस्तक्षेप उसके बाद नहीं हुआ। अच्छा, जो राज्य है उसे समझने के दो पर्सपेक्टिव्स हैं, यानी कि दो तरीके हैं, एक है उदारवादी और एक है मार्क्सवादी। यानी कि उदारवाद जो है, जो लिबरल व्यू है, लिबरल और मार्क्सिस्ट व्यू कहा जाता है इसको, उदारवाद और मार्क्सवाद व्यू, ये दो पर्सपेक्टिव्स हैं राज्य को एक्सप्लेन करने के। और जो उदारवादी है उन्होंने अपने तरीके से इसका वर्णन किया है, और जो मार्क्सवादी है यानी कि कार्ल मार्क्स, स्पेशली उनका नाम आता है, मार्क्सवाद उन्हीं से आता है, तो कार्ल मार्क्स जो है उन्होंने अपनी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। अच्छा, राज्य का जो उदारवादी दृष्टिकोण है ये उदारवाद के सिद्धांत पर आधारित है, यानी जो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी है ये उस पर आधारित है। ये मुख्य रूप से स्वतंत्रता, अधिकार यानी लिबर्टी, फ्रीडम, अधिकार, आधुनिकता, प्रगति, विकास, इन सब चीजों पर केंद्रित है। मतलब कि ये स्वतंत्र, फ्रीडम, लिबर्टी, राइट्स, इक्वालिटी, मॉडर्निटी, विकास, डेवलपमेंट, इन सब पे आधारित है और इन सब की बात करता है, जो लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उदारवादी विचारधारा है। इसलिए उदारवाद का ये मानना है कि राज्य की प्राथमिक चिंता व्यक्तिगत अधिकारों की, संपत्ति की सुरक्षा बनाए रखना होना चाहिए, और जो कहेंगे प्रजातंत्र जो है उसकी जो वैल्यूज हैं उसको अपहोल्ड करना एक बेसिक नोशन होना चाहिए, बेसिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए स्टेट का। मतलब वो ये सुनिश्चित, जो राज्य है यानी कि जो राज्य के रूप में जो सरकार है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि वह नागरिकों की फ्रीडम, लिबर्टी, उनकी मॉडर्निटी, उनके विकास के ऊपर काम करे, उनके अधिकारों के लिए काम करे, और जो प्रजातंत्रीय वैल्यूज होती हैं, जो मूल होते हैं, उन पे बेसिक उसका फोकस होना चाहिए। अच्छा, थॉमस हॉब्स जो हैं वह इस अवधारणा पर विचार करने वाले पहले व्यक्ति थे, और इसके बाद जॉन लॉक ने भी इसको अपनी तरीके से इसका प्रचार किया है। तो दो बेसिक उदारवादी जो हैं वो एक थॉमस हॉब्स का नाम आता है और एक जॉन लॉक का नाम आता है। अच्छा, उदारवाद राज्य जो है वो न केवल एक अच्छे जीवन बल्कि मानव अस्तित्व के लिए भी एक अस्तित्व में आया, क्योंकि इसका अभाव में अव्यवस्था, अराजकता, ये सब जो सिचुएशंस थी ये देखी गई, और युद्ध की स्थिति जो थी वो बनी रहती थी। तो इसलिए ये कहा गया कि जो स्टेट है वो सिर्फ गुड लाइफ के लिए नहीं है, बल्कि वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस यानी मानव के अस्तित्व में रहने के लिए भी आवश्यक है। तो उदारवादी जो दृष्टिकोण है वो ये मानता है कि राज्य एक आवश्यकता है मनुष्य की, वो एक मनुष्य को एक अच्छा जीवन ही दे सकता है, और इसके साथ ही साथ वो अस्तित्व में बना रहे, इसके लिए भी राज्य का अस्तित्व में होना आवश्यक है। और राज्य का काम क्या है कि वह अधिकार, स्वतंत्रता, आधुनिकता, प्रगति, विकास आदि जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पे नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों के ऊपर जो है वो काम करे। अच्छा, इसके विपरीत जब आप मार्क्सवादी सिद्धांत पर आते हैं तो वह टोटली इससे आप भिन्न पाते हैं। जब लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उदारवादी पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये मानता है कि राज्य गुड लाइफ और ह्यूमन एग्जिस्टेंस दोनों के लिए आवश्यक है, जबकि जो मार्क्सवाद है वो इससे सहमत नहीं है। उन्हें ये लगता है कि जो स्टेट है वो प्रॉपर्टीज या मनुष्यों के अधिकार का संरक्षण नहीं कर पाता है, बल्कि उन्हें ये लगता है कि जो राज्य है वो क्या है, वो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। कार्ल मार्क्स का एक फेमस कोटेशन है जिसमें वो ये कहते हैं कि जो राज्य है, जो स्टेट है, वो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, अर्थात शोषण का यंत्र है। और वो उनका ये मानना है कि जो समाज है, कार्ल मार्क्स ये कहते थे कि जो समाज है वो रिच और पुअर में डिवाइडेड है, यानी कि एक है जो अपर क्लास है और एक है जो वर्किंग क्लास है, इन दोनों में वो डिवाइडेड है। यानी उसको वो कहते थे द कैपिटलिस्ट एंड द वर्किंग क्लास, पूंजीपति
और श्रमिक वर्ग। पूंजीपति उनके हिसाब से वो हैं जिनके पास लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारी चीजें उनके पास हैं, इसलिए वो पूंजीपति हैं। और वर्किंग क्लास यानी श्रमिक वर्ग कौन सा है, जो कि इस कैपिटलिस्ट क्लास पे, इस पूंजीपति वर्ग पे डिपेंडेंट है अपनी इनकम के लिए, अपने जितने भी आप कहेंगे अपनी लाइवलीहुड के लिए। तो उसके लिए ये कैपिटलिस्ट क्लास पे निर्भर करता है। और कार्ल मार्क्स का ये कहना है कि समय के साथ ये जो डिफरेंस है कैपिटलिस्ट और वर्किंग क्लास के बीच में, ये बढ़ता चला जा रहा है। द रिच आर गेटिंग रिचर, द पुअर आर गेटिंग पुअरर, अर्थात जो अमीर है वो अमीर बनते चले जा रहे हैं और गरीब को और ज्यादा दबाते चले जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि एक है एक्सप्लॉइटेड वर्ग, एक है एक्सप्लॉइटर, यानी कि एक है जिसका शोषण होता है और एक है जो कि शोषण करता है। तो उनका ये मानना था कि जो राज्य व्यवस्था है वो पूंजीपतियों का समर्थन करती है, अर्थात जो स्टेट अपरेटस है वो हेल्प करता है कैपिटलिस्ट को, पूंजीपतियों को, और वो डोमिनेंट क्लास को सपोर्ट करता है ताकि वो सप्रेस कर सके, यानी कि दबा सके, जो अन्य क्लासेस हैं उनको दबा सके। तो मार्क्स चाहते थे कि एक क्लासलेस सोसाइटी, एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो, और इसलिए उनका ये मानना था कि राज्य की इसमें कोई विशेष भूमिका नहीं होगी क्योंकि राज्य खुद पूंजीपतियों का समर्थन करता है। तो मार्क्सवादी जो हैं वो तर्क देते हैं कि राज्य ना तो पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व कर सकता है और ना ही उसके लिए खड़ा हो सकता है, वह केवल प्रभुत्वशाली वर्ग के लिए खड़ा हो सकता है, यानी कि जो डोमिनेंट क्लास है राज्य व्यवस्था सिर्फ उनको सपोर्ट करती है। जैसे अगर आप आज के समय में भी देखें, जो रेगुलर पॉलिटिक्स होती है उसमें हम ये मानते हैं कि एक नेक्सस एग्जिस्ट करता है, एक चक्र की तरह काम करते हैं कि पॉलिटिशियंस भी हैं, उसमें बिजनेसमैन भी हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, और ये एक नेक्सस की तरह काम करता है जिसमें कहा जाता है कि यस, बैकडोर में कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम है, एक कनेक्शन है सरकार में और जो पूंजीपति वर्ग है उनमें। तो वही चीज मार्क्स यहाँ पे कहते हैं, और इसलिए उनका ये मानना है कि जो स्टेट अपरेटस है वो दबे हुए वर्ग के लिए या हर समुदाय का जो प्रतिनिधित्व है वो बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। तो ये आपके पाठ्यक्रम का पार्ट था जिसमें कि लिबरल और मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव यानी कि उदारवादी और मार्क्सवादी पर्सपेक्टिव जो है राज्य का उसको व्यक्त किया गया था, जिसमें उदारवादी दृष्टिकोण क्या कहता है कि राज्य का मुख्य रूप से काम क्या है, स्वतंत्रता, अधिकार, आधुनिकता आदि पर केंद्रित होना चाहिए, और जो डेमोक्रेसी की जो मूल्य है उनको अपहोल्ड करना उनका काम होना चाहिए। और जब हम मार्क्सवाद पे आते हैं तो वो ये नहीं मानते हैं, उनका कहना है कि एज अ प्रोटेक्टर ऑफ राइट्स और प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स जो स्टेट है वो एक प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता है। अच्छा, इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है विकसित राज्यों का और विकासशील राज्यों का, अर्थात डेवलप्ड कंट्रीज का और डेवलपिंग कंट्रीज का। ये हम आपको बहुत संक्षिप्त में समझाएंगे। जनरली ऐसा होता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, जो विकसित देश होते हैं, उनके बेसिक ट्रेट्स क्या होते हैं जिसकी वजह से उन्हें विकसित राज्य कहा जाता है। अच्छा, जनरली आप देखेंगे जितने भी वेस्ट की कंट्रीज हैं इसमें ये क्या है, ये हाई इनकम कंट्रीज होती हैं, इनका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है या इंडस्ट्रियल बेसिस है वो बहुत ही प्रॉपरली डेवलप्ड, बहुत प्रॉपरली विकसित होते हैं। इनका जो ढांचागत फैसिलिटीज हैं जिनको आप कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, वो भी इनकी बहुत एडिक्वेट होती हैं, और ये एक ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं व्यवसायों को, ऐसा वातावरण देते हैं जो कि सक्षम है एक प्रोग्रेसिव बिजनेस के लिए, और इनका जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स होता है वो भी बहुत हाई होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक विकसित देश की ये होती है कि उनका जो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अर्थात जो उनकी सरकारी संरचनाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं, वो स्ट्रांग होती हैं। क्योंकि आप इसको इस तरह समझिए बच्चों, जनरली जो कंट्रीज हम देखते हैं कि वो सफर कर रही हैं या वो डेवलपिंग नहीं है या वो अंडर डेवलप है या वो बहुत स्ट्रगल कर रही हैं, जैसे आप नाम लीजिए साउथ सुडान का, सोमालिया का, ये कुछ ऐसे राज्य हैं। जैसे आप अपने पड़ोसी देश में देखिए अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर जो है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है वो बहुत वीक है। जब हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कहते हैं तो इससे हमारा हर चीज से मतलब है, यानी इसमें विधायिका भी आएगी, कार्यपालिका भी आएगी, न्यायपालिका भी आएगी, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही भी आएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो सारा आप देखेंगे बहुत वीक है।
और क्योंकि एक वीक गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर है, इसी वजह से जो निर्णय लेने की क्षमता है या जो निर्णय का क्रियान्वयन होता है, एग्जीक्यूशन होता है, वो भी प्रॉपरली नहीं देखा जाता है। जो एक चैनल होता है, जो एक हायरार्की होती है, वो एब्सेंट होती है, वो मिसिंग होती है। इसी वजह से ये देखा जाता है कि ये राज्य जो हैं ये डेवलप नहीं हो पाते हैं, या ये कंटिन्यूअसली या तो टेररिस्ट के हाथ में रहते हैं या ये ट्राइबल ग्रुप्स के हाथ में रहते हैं। और यहाँ पे आपको कंप्लीटली कंपीटिंग फैक्शंस यानी कि लड़ाई करते हुए जो गुट हैं वो ज्यादा मिलेंगे, और इनके बीच में परस्पर लड़ाई किस लिए होती है, ताकि ये सत्ता में आ सके या ये अपना प्रभुत्व जमा सके। तो जनरली विकसित राज्य जो होते हैं, जो डेवलप्ड स्टेट्स होते हैं, वहां पे एक तो आपको डेमोक्रेसी मिलती है, एक प्रजातंत्री व्यवस्था मिलती है, क्योंकि प्रजातंत्री व्यवस्था को यूनिवर्सली सार्वभौमिक तौर पे एक्सेप्ट किया गया है कि ये एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि इसमें जो जनता है उसका प्रतिनिधित्व होता है, उनको अपनी बात रखने का, व्यक्त करने का मौका मिलता है। तो इसलिए जो गवर्नमेंटल जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, सॉरी, वो आपको दिखेगा कि वहां पे जो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्टेबल है। जैसे अगर हम आपको यूएस का एग्जांपल दें, अमेरिका को हम एक विकसित राज्य मानते हैं, तो वहां पे आप देखिए उनका जो गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर है वो स्टेबल है, उनकी जुडिशरी स्टेबल है, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्टेबल है। इससे ये मतलब नहीं है कि वहां पे करप्शन एब्सेंट है, कि वहां पे करप्शन नहीं होगा, इसका ये मतलब नहीं है। लेकिन इससे ये मतलब है कि उनकी जो हायरार्की है, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन एग्जीक्यूशन, निर्णय लेना और निर्णय का क्रियान्वयन, ये जो तरीके हैं, ये जो चैनल है, ये प्रॉपरली स्टैब्लिश्ड है। और थोड़े लूप होल्स के साथ ये कंट्रीज अपने आप को एक हाई इनकम कंट्रीज, वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रियल बेसिस, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, ये जो कुछ मुख्य चीजें होती हैं, हाई ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ये चीजें ये दिखाती हैं कि कंट्री डेवलप्ड है या डेवलप्ड नहीं है। ये चीजें हमको वहां पे स्टेबल मिलती हैं। वहीं अगर जैसे आप अफगानिस्तान को लीजिए, पाकिस्तान का आप देख रहे हैं पॉलिटिकल टर्मोइल, अफगानिस्तान की स्थिति इस वक्त सबको विदित है कि वहां पे किस तरह पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, वहां पे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स बिल्कुल स्टैब्लिश नहीं किया गया है। वही सोमालिया को आप देख लीजिए, सालों से सोमालिया में कॉन्फ्लिक्ट जोन जो है वो बना हुआ है। तो ये जैसे हम देखें हमारे जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, यानी जो वेस्ट एशिया में आती है, सीरिया का नाम ले सकते हैं, तो ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे आपको स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एब्सेंट मिलते हैं, और इसी वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो उस गति से नहीं हो पाता है जिस गति से उन राज्यों में होता है जहाँ पे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर स्टेबल है, क्योंकि वहाँ डिसीजन मेकिंग राइट है, और डिसीजन, निर्णय लेने के साथ साथ निर्णय क्रियान्वयन भी जो तरीका है उसका, वो भी प्रॉपरली स्टैब्लिश्ड है। अच्छा, किसी देश के विकास की स्थिति का आकलन प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। प्रति व्यक्ति उच्च सकल घरेलू उत्पाद वाले देश को विकसित रूप में वर्णित किया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा एक जो अन्य आर्थिक मापदंड है वो है औद्योगिकरण अर्थात इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छा, इसमें इसके साथ ही साथ मतलब ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, अर्थात राजनीतिक दृष्टिकोण से राज्य स्थिर होता है। देन आप कहेंगे इकोनॉमिक, यानी आर्थिक रूप से हम ये देखेंगे कि राज्य में हाई ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है, पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, वहाँ पे औद्योगिकरण है, तो इससे हम मानते हैं कि राज्य विकसित है। तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक तो है, पर जो सोशल एस्पेक्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत मूल्यवान है ये समझने के लिए कि राज्य जो है वो विकसित है या नहीं है। इसमें जैसे आप ये समझिए साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट है, महिला सशक्तिकरण यानी विमेन एम्पावरमेंट है या नहीं है। अच्छा, लो मोर्टेलिटी रेट अर्थात गिरती हुई मृत्यु दर, गुड गवर्नेंस, ये कुछ ऐसे सोशल एस्पेक्ट्स हैं जो कि ये दिखाते हैं कि राज्य के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट, ये सहयोग करते हैं राज्य को डेवलप दिखाने में। अच्छा, उच्च आय वाले और औद्योगिक देश जैसे कि यूएस हो गया, ब्रिटेन हो गया, जापान, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ये अन्य को संदर्भित करता है जो कार्यस्थलों, व्यवसायों और वैश्विक आर्थिक प्रथाओं के संबंध में नियम, मापदंड और मानक निर्धारित करते हैं। मतलब कि ये क्या करते हैं, ये रूल्स सेट करते हैं, ये नॉर्म सेट करते हैं, ये नियम और मापदंड और मानक निर्धारित करते हैं जो जिससे कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रैक्टिस है, यानी जो वैश्विक लेवल पे जो आर्थिक प्रैक्टिसेस हैं उनको निर्धारित करने का काम जो है ये डेवलप्ड कंट्रीज करती हैं। और ये वैश्विक स्तर पे होता है, तो इसलिए इन डेवलप्ड कंट्रीज द्वारा जो मापदंड सेट किए जाते हैं उन मापदंडों को जो डेवलपिंग यानी विकासशील देश जो होते हैं वो मानते हैं।
अर्थात आपसे संक्षिप्त में बताएं तो डेवलप्ड कंट्रीज कौन सी होती हैं? विकसित देश वो होते हैं जो कि हाई इनकम कंट्रीज होती हैं, उनका जो औद्योगिकरण है वो बहुत ज्यादा औद्योगिकरण जो बेसिस है वो प्रॉपरली डेवलप्ड होते हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्टैब्लिश्ड होता है और ये व्यवसायों को के लिए एक अच्छा वातावरण जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स इनका मजबूत होता है, इनके जो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं यानी जो सरकारी संरचनाएं हैं वो भी क्या होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं। अच्छा, इसके विपरीत जब हम डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं यानी कि जो विकासशील राज्य होते हैं, हम जब उनमें आते हैं तो ये वो राज्य होते हैं जिनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत कम, वो लो होता है, इनके जो इंडस्ट्रियल बेसिस जो होते हैं, जो औद्योगिकरण के जो बेसिस होते हैं वो भी प्रॉपरली डेवलप नहीं होते हैं। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो भी आपको यहाँ पे यानी HDI जिसको कहा जाता है वो भी यहाँ पे लो स्तर का मिलता है, यानी कि जो चीजें हमें प्रॉपरली स्टेबल मिलती हैं विकसित राज्यों में, विकासशील राज्यों में, वो हमें उस स्तर की नहीं मिलती हैं और मोस्टली देखा जाता है ये निचले स्तर की होती हैं। अच्छा, ये राज्य है कौन से? ये है जैसे ईस्टर्न यूरोप के राज्य हैं, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, इसके कुछ राज्य ऐसे हैं, यहाँ पे आपको इस टाइप के डेवलपिंग कंट्रीज मिलेंगी जो कि एक तरीके से कॉलोनी सिस्टम से निकली हैं। कॉलोनी सिस्टम यानी कि जो पहले के समय में जैसे भारत भी एक कॉलोनी था, तो पहले के समय में जो कॉलोनी की प्रथा थी, क्योंकि ये राज्य कॉलोनी सिस्टम के अंतर्गत आते थे, इसलिए इनको जो बाहरी जो इनकी कॉलोनी इनको बनाते थे वो राज्य इनका शोषण करते थे और इसी वजह से ये क्या है, ये लो इनकम कंट्रीज हैं, ये इंपोर्ट डिपेंडेंट नेशंस हैं, यानी कि ये इंपोर्ट पे पूरी तरह से निर्भर करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि जो इंटरनेशनल मापदंड नॉर्म्स बनाए जाते हैं ये उन मापदंडों को स्वीकार करते हैं, यानी डेवलप्ड कंट्रीज द्वारा, विकसित राज्यों द्वारा बनाए गए मापदंडों को ये स्वीकार करते हैं और इसीलिए एक तरह से ये डेवलपिंग राज्यों में आते हैं। ये कम आय वाले देश होते हैं और जहाँ पे ये प्राकृतिक जो संसाधन है उन पर आधारित होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, जो मिडिल ईस्ट है, जो मैंने अभी आपको बताया, वेस्ट एशियन कंट्रीज, वहां पे हमें ऑयल बहुत मिलता है। तो ये क्या है, जो उनका ऑयल उनका एक प्राकृतिक संसाधन है, उनका एक नेचुरल रिसोर्स है और उस पर वो टोटली डिपेंडेंट है, क्योंकि वो उसका क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं अन्य राज्यों में और उससे जो उनको इनकम जनरेट होती है उससे वो अपने राज्य को चलाते हैं। इट इज वन ऑफ द मेजर मीडियम्स ऑफ इनकम जनरेशन। तो ये क्या है, ये प्राकृतिक संसाधनों पे आप अधिक निर्भरता दिखाते हैं और इनका औद्योगिक आधार जो है वो भी इनका कमजोर है और इनके जो आप देखेंगे जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है वो भी यहाँ पे लो होता है और जो सरकारी संस्थाएं होती हैं, संस्थानें जैसे कि जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जैसे कि हमने आप लोग को एक्सप्लेन किया, वो भी हमें यहाँ पे वीक मिलता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अगर देखा जाए, यानी यूनाइटेड नेशंस जो कि एक यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसके अनुसार देखा जाए तो एक विकासशील देश अपेक्षाकृत निम्न जीवन स्तर, अविकसित औद्योगिक आधार वाला देश होता है, यानी कि मॉडरेट टू लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये आपके पाठ्यक्रम का एक पार्ट था जिसमें कि गवर्नमेंट जिसमें कि डेवलप्ड एंड डेवलपिंग स्टेट के बारे में बात की गई थी और इसके साथ ही साथ इसमें ये बताया गया था कि राज्य जो है वो क्या होता है। तो राज्य आपको हमने एक्सप्लेन किया कि राज्य का मतलब क्या है, स्टेट मतलब जिसके 4 मुख्य तत्व होते हैं, जिसमें कि पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी आता है। इसके साथ साथ हमने आपको विकसित और विकासशील राज्यों के बारे में बताया कि विकसित राज्य में हमें एक स्टेबिलिटी मिलती है। अगर हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखें तो हम ये देखेंगे कि उनका जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग होता है और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो निरंतर प्रयास करती रहती हैं एक स्टेबल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए। जैसे आप अभी श्रीलंका का एग्जाम्पल लें तो श्रीलंका में भी आप देखेंगे कि वहां पे भी राजनीतिक टर्मोइल जो है उसकी स्थिति प्रेवलेंट है। तो ये जनरली जो लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका के देशों का बहुत नाम यहाँ पे आता है, उन राज्यों के जो उन जगहों के जो राज्य हैं वहां पे हम ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता की जो स्थिति है वो हमें देखने को मिलती है। अच्छा, अब आते हैं आपके कॉन्सेप्ट पे जो हमने आपसे कहा था, राजनीतिक दल और दबाव समूह। एक राज्य में
स्पेशली जो प्रजातंत्रीय राज होते हैं, जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स होते हैं, उनको चलाने के लिए राजनीतिक दल जो है वो बहुत आवश्यक है। क्योंकि डेमोक्रेसी में हम ये देखते हैं, प्रजातंत्रीय व्यवस्था में राजनीतिक दल ही है जो कि नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो इलेक्शन लड़ते हैं और उसके बाद वो अपनी सरकार बनाते हैं। तो अगर एक जनरल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो जो राजनीतिक दल हैं वो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर होते हैं। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अर्थात संविधान के अतिरिक्त एक स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन हर राजनीतिक व्यवस्था में, विशेष रूप से एक लोकतंत्र में, राजनीतिक दल एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। भारत के संविधान में राजनीतिक दल बनाने के अधिकार का उल्लेख नहीं किया गया। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो वहां हमें इसका उल्लेख नहीं मिलता है। हालांकि अगर आप देखें तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951 का, जिसकी धारा 29A भाग 5 के अंतर्गत राजनीतिक दलों के संबंध में एकमात्र प्रमुख वैधानिक प्रावधान जो है वो हमें मिलता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 धारा 29A भाग 5 के अंतर्गत। अच्छा, राजनीतिक दल अगर ना हो, अगर अस्तित्व में, तो हम ये देखते हैं कि राजनीतिक दलों की बेजर भूमिका क्या है। तो हम चुनाव नहीं कर सकते हैं, फिर चुनाव नहीं होंगे तो फिर सरकार बनाना भी आसान नहीं होगा अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे। कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें भी हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों की बेजर भूमिका होती है, तो वो भी बनाना आसान नहीं होगा। फिर जो पब्लिक ओपिनियन है, यानी कि जो जनमत है, जो जनता का व्यू है, वो भी हम देखेंगे एक तरह से भ्रमित रहता है। जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, जो राजनीतिक कामकाज होता है, ये सब अस्थिर हो सकता है अगर राजनीतिक दल जो है वो अस्तित्व में ना हो। अच्छा, एक एक्सप्लेन किया जाए कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं, तो हम ये मानेंगे कि लोगों का एक समूह जो चुनाव लड़कर और जीतकर सत्ता संभालने और सरकार बनाने के लिए एक साथ आता है, उसे हम राजनीतिक दल मानते हैं। यानी कि लोगों का एक ऐसा समूह जो चुनाव लड़ता है और जीतकर सत्ता संभालने के लिए, सरकार बनाने के लिए एक साथ आता है, उसे राजनीतिक दल कहा जाता है। एक समाज के भीतर हम ये देखते हैं कि मौलिक राजनीतिक मतभेद राजनीतिक दलों द्वारा ही जो है एक्सप्लेन किए जाते हैं या परिलक्षित होते हैं। यानी कि एक समाज के अंतर्गत जितने भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि जो विचारधारा संबंधी जो मतभेद होते हैं, उनको व्यक्त कौन करता है? उनको व्यक्त करने के लिए राजनीतिक दलों की ही मेजर भूमिका होती है। जैसे अगर आप इंडिया का एग्जाम्पल लें तो हमारे पास कई सारे राजनीतिक दल हैं। हमारे पास बीजेपी है, एसपी है, बीएसपी है, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। तो ये क्या है? ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, यानी कि विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं को व्यक्त करती हैं। और इसको एक तरह से ये जो राजनीतिक मतभेद होते हैं, ये इन दलों द्वारा ही एक्सप्लेन किए जा सकते हैं या रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो इसलिए भी राजनीतिक दल जो है वो आवश्यक माने जाते हैं। और समाज के लिए सामूहिक भलाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पार्टियां लोगों के लिए कार्यक्रम या नीतियां, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज जो है वो बनाती हैं। विभिन्न पार्टियों के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करती हैं और ये बताने का एक तरीका होता है राजनीतिक दलों का कि कैसे उनकी जो नीतियां हैं वो अन्य पार्टी की नीतियों से जो है वो बेटर है या प्रॉपर है। तो ये एक तरीका है राजनीतिक दलों का अपनी राजनीति करने का। अच्छा, जब हम आते हैं फंक्शंस, जो कि आपके पाठ्यक्रम का एक पार्ट है, जिसमें कहा गया है कि राजनीतिक दलों के कार्य क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो अगर हम संक्षिप्त में आपके साथ डिस्कस करें तो हम ये कहेंगे पार्टियों का सबसे प्रमुख काम क्या होता है कि वो चुनाव लड़ती हैं। सबसे पहला काम उनका यही है। फिर हम ये देखते हैं कि वह विभिन्न नीतियां और प्रोग्राम्स जो हैं उनको सामने रखती हैं और मतदाता अक्सर उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो उनसे चुने। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जो प्रजातंत्रीय व्यवस्था है उसमें जैसे स्विट्जरलैंड का नाम आता है। स्विट्जरलैंड एक ऐसी प्रजातंत्रीय व्यवस्था है, एक ऐसी डेमोक्रेटिक सेटअप है जहां पे हम ये देखते हैं द मोस्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी जो है वो हमें स्विट्जरलैंड में देखने को मिलती है। वहां पे क्या होता है कि जो राजनीतिक दल जैसे अपनी नीतियां बनाते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, पहले वो जनमत संग्रह के लिए उसे अपनी जनता के समक्ष रखते हैं और जनता को ये अधिकार दिया जाता है कि वह रेफरेंडम
यानी कि जनमत संग्रह के आधार पे ये तय किया जाता है कि वह नीति उसको चाहिए, जनता उसको एक्सेप्ट कर रही है या उसको रिजेक्ट कर रही है। अगर जनता उसे रिजेक्ट करती है तो जो वहाँ की संसद है स्विट्जरलैंड की, उसे ये अधिकार नहीं है कि वह उस नीति को जो कि जनता द्वारा रिजेक्ट कर दी गई है उसे लागू करे या उसको फाइनल करके जनता के ऊपर लागू करे। और इनफैक्ट वहाँ पे ये भी क्या कहते हैं तरीका अपनाया गया है स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंतर्गत कि अगर जनता किसी प्रत्येक कानून को चाहती है तो वह उसका एक ड्राफ्ट तैयार करके, उसका एक प्रारूप तैयार करके अपने जो कंसर्न अथॉरिटी है उनको दे सकती है, और फिर उस प्रारूप के आधार पे वहाँ की जो संसद है वो कानून का निर्माण भी करती है। तो ये कहा जाता है कि मतदाता जो है उनको ये अधिकार दिया गया है कि वह अपनी नीतियों को, या जो पार्टियों द्वारा नीतियां बनाई जाती हैं, उसे चुनने का भी अधिकार रखते हैं। अच्छा, देश के लिए कानून बनाने में हम ये देखते हैं कि जो राजनीतिक दल हैं उनकी एक निर्णायक भूमिका रहती है, क्योंकि जैसे अगर हम अपने प्रतिनिधियों को चुन के संसद में भेजते हैं, पार्लियामेंट में जाके वो बैठते हैं, तो वहां पे वो क्या करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपना जो जो चुनाव में हार जाते हैं, एक तो है जो चुनाव जीत गई तो वो तो कानून बनाएंगी, लेकिन जो चुनाव में हार जाती हैं वह विरोधी दल की भूमिका निभाती हैं, और विरोधी दल की भूमिका निभा के उनका एक मुख्य काम क्या होता है कि वह अलग अलग विचार जो है उन्हें व्यक्त करती हैं, और जो सरकार की विफलताएं हैं या जैसे कोई नीति जो गलत है उसकी आलोचना करना, उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो उसकी नकारात्मक पॉइंट्स हैं, उनको भी व्यक्त करने का काम जो है वो राजनीतिक दल करते हैं। तो ना सिर्फ जो पॉलिटिकल पार्टीज जो सत्ता बनाने आती हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट बनाती हैं, सिर्फ वही बेचक भूमिका नहीं निभाती हैं, उसके अतिरिक्त जो ऑपोजिशन में बैठती हैं, जो कि सत्ता नहीं बना, जो पावर में नहीं आ पाती हैं और ऑपोजिशन में बैठती हैं, उनकी भी एक विशेष भूमिका होती है कि एक तो वो डिफरेंट व्यूज यानी अलग अलग विचार व्यक्त करती हैं, इसके साथ ही साथ सरकार की जो विफलताएं हैं, जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं उनकी पॉलिसीज की या प्रोग्राम्स की, उसको उजागर करना, उसको हाईलाइट करना भी उनका, उसकी आलोचना करना भी उनका काम है। और इसी रूप में वो जनमत को भी आकार देती हैं, यानी जो पब्लिक ओपिनियन होता है उसको भी एक आकार देने का काम करती है। पार्टियां जो है, जो राजनीतिक दल होते हैं, ये लोगों को सरकारी मशीनरी और सरकारों द्वारा लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में उसके बारे में ज्ञान देती हैं, और जो उसका बेनिफिट है वो पहुंचाने का प्रयास करती हैं। क्योंकि जैसे वेलफेयर स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की, अगर आप इंडियन सिस्टम में देखें तो जैसे हमारा एजुकेशन के कॉन्सेप्ट में है राइट टू एजुकेशन, तो ये क्या है, ये वेलफेयर स्कीम है गवर्नमेंट की, तो इसके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी जनता को, वो भी राजनीतिक दल एक तरह से मेजर भूमिका निभाते हैं उन नीतियों की, उन सारी पॉलिसीज की जानकारी देने में। अच्छा, इसके अलावा वह क्या कहते हैं, विभिन्न प्रतिनिधियों को साथ लाते हैं, और एक जिम्मेदार सरकार बनाने का जो दायित्व है वो भी हम देखते हैं राजनीतिक दलों का होता है। अच्छा, इसके बाद हम ये आपका जो राजनीतिक दल व्यवस्था है, जनरली ये देखा जाता है कि डिफरेंट राज्यों ने, विश्व के जो डिफरेंट राज्य हैं उन्होंने विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्था को चुना है। दलीय व्यवस्था बेसिकली 3 प्रकार की होती है। जो पार्टी सिस्टम होता है, दलीय व्यवस्था जिसे कहा जाता है, वो 3 प्रकार की होती है। एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था तथा बहुदलीय व्यवस्था, यानी कि वन पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। एक दलीय प्रणाली क्या होती है, जहां पे सरकार को नियंत्रित करने और उसे चलाने के लिए केवल एक ही पार्टी को अनुमति दी जाती है, उसे एक दलीय प्रणाली कहा जाता है। मतलब राजनीतिक दल सरकार को नियंत्रित, एक ही राजनीतिक दल है जो सरकार को नियंत्रित करता है, और वो राजनीतिक दल अन्य राजनीतिक दलों को बनने नहीं देता है। यानी कि आप इसको ये कह सकते हैं, ये काफी हद तक डिक्टेटोरियल इन नेचर होता है, यानी कि हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो शक्ति का केंद्रीकरण है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स जिसे कहते हैं, शक्ति का केंद्रीकरण वो बहुत ज्यादा होता है, और ये एक ही पार्टी के पास होता है। केवल एक पार्टी को अनुमति दी जाती है कि वह सरकार बनाए, सरकार को नियंत्रित करे और चलाए, और जो अन्य पार्टियां हैं
उन्हें अस्तित्व में आने नहीं देते हैं या उन पे इतना दबाव बनाया जाता है कि वह सत्ता में नहीं आ सकते, उन्हें शक्ति नहीं मिल सकती। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम आपको देखें तो हमारे पास चाइना का एग्जाम्पल है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जो है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की संस्थापक और एकमात्र सत्तारूढ़ी पार्टी है। माओ जेडोंग जो थे वो पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। 1943 में इसके नेता और अध्यक्ष बने, और जो अभी के टाइम पे अगर आप देखें तो अभी के जो नेता हैं वो शी जिनपिंग हैं। 2012 में आए थे और 2017 में इन्हें पुनः क्या कहेंगे चुना गया। तो चाइना एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम आपको एग्जाम्पल दें तो हमारे पास नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल है, यानी उत्तर कोरिया का, जिसको आप देखिए ऑफिशियली उसे कहा जाता है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। और इस पे ये जो पार्टी है ये एकमात्र जो वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया है, इनके नेतृत्व में ये इकलौती पार्टी है जो कि वहाँ का राज्य चला रही है। और अभी अगर आप देखें तो अभी इसके जो नेता हैं वो किम जोंग उन हैं 2011 से। तो ये नॉर्थ कोरिया भी एक इसका बड़ा एग्जाम्पल है सिंगल पार्टी सिस्टम का, या जिसे वन पार्टी सिस्टम कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्यूबा में भी हम ये चीज कह सकते हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा है उसकी सबसे शक्तिशाली स्थिति है क्यूबा में। और इसलिए जैसे वहाँ पे क्रांतिकारी जोस मार्टी या फिडेल कैस्ट्रो का नाम आता है, तो ये जो है ये एक तरह से मार्क्स की जो आइडियोलॉजी है या एंजल्स और लेनिन की जो विचार हैं उनसे प्रभावित इनका संविधान है। मतलब कार्ल मार्क्स, एंजल्स, लेनिन, इनसे प्रभावित इनका संविधान है। तो वहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा है उसका एग्जाम्पल आता है। अच्छा, यानी कि कोरिया वन सिंगल पार्टी सिस्टम में हम ये देखते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल हो गया चाइना का। चाइना के साथ साथ हमारे पास एग्जाम्पल है चाइना, नॉर्थ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया के साथ साथ हमारे पास एग्जाम्पल है क्यूबा का। अच्छा, इसके बाद हम आपके आते हैं द्विदलीय व्यवस्था में। तो द्विदलीय व्यवस्था हमें कहाँ मिलती है? द्विदलीय व्यवस्था हमें मिलती है जैसे कि द्विदलीय व्यवस्था बेसिकली हुई क्या, जैसे कि द्विदलीय व्यवस्था मतलब जैसे अमेरिका एग्जाम्पल में आता है, अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन आता है एग्जाम्पल में। यहाँ पे सरकार बनाने के लिए केवल 2 मुख्य दल हैं और उन्हीं के पास बहुमत से सीटें जीतने की गंभीर संभावना होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ये बाय पार्टी सिस्टम जो है, यानी द्विदलीय व्यवस्था जो है, इसको अपनाते हैं। अमेरिका में अगर आप देखें तो 2 ही प्रमुख दल हैं, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरा है रिपब्लिकन पार्टी। और इसके अलावा जो अन्य दल हैं जैसे लिबरल है, समाजवादी पार्टी है, प्राकृतिक कानून संविधान और हरित दल हैं, ये सब जो हैं ये राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारों को बढ़ावा दे सकते हैं। बट अगर एक्चुअल प्रैक्टिस में देखा जाए, व्यवहारिक रूप में देखा जाए, तो डेमोक्रेटिक पार्टी और जो रिपब्लिकन पार्टी है अमेरिका में इन्हीं दोनों पार्टियों का प्रभुत्व है। और अगर हम आपको ब्रिटेन का एग्जाम्पल दें, ब्रिटेन में जैसे आपको पता होगा कि ये 4 भागों में डिवाइडेड है जो इनका गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये 4 भागों में इनके जो पावर्स है वो डिवॉल्व की गई हैं, इनकी जो शक्तियां हैं उनको डिवॉल्व किया गया है। तो वहां पे भी द्विदलीय व्यवस्था हमें मिलती है और ये अभी से नहीं है, ये 1920 के दशक से है। और जो 2 प्रमुख पार्टियां हैं, एक है कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी है वहां की लेबर पार्टी। और ब्रिटिश राजनीति में लेबर पार्टी के उदय के से पहले लिबरल पार्टी जो थी वो कंजर्वेटिव पार्टी के साथ साथ अन्य प्रमुख राजनीतिक दल अस्तित्व में थे। बट अगर आप अभी प्रेजेंट टाइम में देखें तो हमें सिर्फ 2 ही मिलते हैं, एक है कंजर्वेटिव पार्टी और एक है लेबर पार्टी। अच्छा, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध प्रणाली है या जो जनरली एक्सेप्टेबल है वर्ल्ड लेवल पे, वैश्विक स्तर पे, वो है बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय अर्थात मल्टी पार्टी सिस्टम। बहुदलीय प्रणाली क्या होता है? जिसमें यदि कई दल सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और 2 से अधिक दलों के पास या तो अपने बल पर या दूसरों के साथ गठबंधन में सत्ता में आने का उचित मौका है, तो हम इसे बहुदलीय प्रणाली कहते हैं। अर्थात या तो एक पार्टी के पास इतना पावर होगा कि वो अपने आप को स्टैब्लिश कर दे, अपनी सत्ता में आए, अपनी गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करे, अथवा वो क्या कर सकती है, अगर एक पार्टी के पास पूरी पावर नहीं है तो वो गठबंधन में अर्थात कोalition गवर्नमेंट जो है उसका फॉर्मेशन कर सकती है, जिसमें कि कई पार्टी जो है वो एक साथ आती है और उन्हें सत्ता में आने का उचित मौका मिलता है, और इसी को हम बहुदलीय प्रणाली कहते हैं।
अच्छा, जैसे कि इसमें सिंगल पार्टी सिस्टम की तरह ये नहीं है कि अन्य पार्टी को एग्जिस्टेंस में नहीं रहने देंगे, या द्विदलीय व्यवस्था की तरह भी ये नहीं है कि दो ही प्रमुख दल हैं जो कि प्रतिस्पर्धा में आते हैं। बहुदलीय प्रणाली हर पार्टी को उचित मौका प्रदान करती है। अच्छा, इसको जैसे इसमें अगर आप एग्जाम्पल लें तो हमारे पास जर्मनी है, आइसलैंड, भारत एक इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इंडोनेशिया, आयरलैंड, नेदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, फिलीपींस, स्वीडन, पोलैंड, ये सारे राज्य जो है ये सब प्रजातंत्री राज्य हैं और इन्होंने बहुदलीय व्यवस्था जो है इसको अपनाया है। तो अगर हम एक रिवीजन करें तो हम ये देखेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बेसिकली जो राजनीतिक दल हैं वो एक प्रजातंत्री व्यवस्था के लिए बहुत ही आवश्यक है, और प्रजातंत्री व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जैसे अगर आप देखें इंडिया है फॉर एग्जाम्पल, हम ये कहेंगे भारत ने बहुदलीय प्रणाली क्यों अपनाई, हमने भी मल्टी पार्टी सिस्टम जो अपनाया है, तो हमने मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों अपनाया है, इसको इसलिए क्योंकि ये माना जाता है कि जो बहुदलीय व्यवस्था है वो एक लोकतंत्र को मजबूत करती है। और क्योंकि इसको आप इस तरह समझिए कि भारत जो है वो भौगोलिक रूप से एक बहुत बड़ा देश है और सामाजिक रूप से भी एक बहुत विविध देश है, हमारे यहाँ बहुत डाइवर्सिटी है। तो भारत सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से क्योंकि एक विविध देश है, तो इसलिए बहुदलीय प्रणाली होती है हमने जो अपनाई है, ये इन विविधताओं का, इन डाइवर्सिटीज का एक समायोजित वे में एक्सप्रेशन या रिप्रेजेंटेशन जो है वो कर सकता है। तो बहुदलीय प्रणाली एक प्रजातंत्री व्यवस्था के लिए आवश्यक समझी जाती है। क्यों? क्योंकि ये देखा जाता है कि जो डाइवर्सिटीज आजकल के समय में मिल रही हैं, जैसे आप ये देखें कि प्रेजेंट फॉर्म आज के समय में, प्रेजेंट टाइम में ये माना जाता है कि जो विश्व के जो राज्य हैं वो मल्टीकल्चरलिज्म की तरफ आ रहे हैं, यानी कि बहुसांस्कृतिकवाद हो रहे हैं। यानी जब विश्व के, फॉर एग्जाम्पल इंडिया से लोग यूएस जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, वहां जाके वो बस जाते हैं, वहां वो अपनी पढ़ाई करते हैं, वहां वो रहने लगते हैं, तो जब वो भारत से उस देश में जा रहे हैं तो वो अपनी संस्कृति लेके जा रहे हैं, तो वहां पे जब वो वहां रहने लगते हैं, वहां की वो नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, तो वो उन सारी संस्कृतियों को जो वो यहाँ से लेके गए हैं उनको तो नहीं छोड़ देते हैं। तो उनका रिप्रेजेंटेशन या उनके अधिकार जो है या उन्हें जो समानता की मांग होती है उसको कैसे व्यक्त किया जाएगा वहां पे, तो वो चीजें जो है, वो एस्पेक्ट जो है उसको ध्यान में रखते हुए ये कहा जाता है, या एक राज्य के पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखें कि अगर हम सिर्फ भारत का एग्जाम्पल लें तो हम अपने यहाँ भी बहुत डाइवर्सिटी देखते हैं, रिलीजन वाइज, कास्ट वाइज। तो इन चीजों का एक रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व राजनीतिक दल ही एक पूर्ण रूप से कर सकते हैं। इसलिए राजनीतिक दलों को एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की, प्रजातंत्री व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और क्योंकि वो इलेक्शंस में भाग लेते हैं, वो सत्ता में आते हैं, वो ऑपोजिशन में बैठते हैं, वो पॉलिसीज और नीति बनाते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, फंड्स जनरेट करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि उनका जो देश है या उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है उसका वो कैसे और विस्तार कर सकते हैं, और जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनकी जो नीतियां हैं उनमें जो कमजोरियां हैं, उनमें जो खराबियां हैं, उनकी आलोचना करना, ये सारे कार्य जो है ये राजनीतिक दलों के हैं। और इसीलिए राजनीतिक दल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एक प्रजातंत्री व्यवस्था में। इसके साथ साथ हमने आपको बताया कि जो दलीय व्यवस्था है वह 2-3 प्रकार की होती है। एक दलीय व्यवस्था यानी कि वन पार्टी सिस्टम, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में दिया आपको चाइना, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया, ये आपके वन पार्टी सिस्टम में आते हैं। जनरली ये देखा जाता है कि जो वन पार्टी सिस्टम होते हैं ये अन्य राजनीतिक दलों को अस्तित्व में नहीं रहने देते हैं या उन पे एक दबाव बनाए रखते हैं ताकि वो सत्ता में ना आ पाए। अच्छा, इसके साथ ही साथ हमने आपको द्विदलीय व्यवस्था बताई जिसमें कि जो 2 दल होते हैं वो प्रमुख होते हैं और अन्य दल भी अस्तित्व में होते हैं, बट वो उन 2 दलों के जो प्रत्याशी होते हैं यानी जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें सपोर्ट करते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में हमने आपको अमेरिका दिया और ब्रिटेन बताया। इसके बाद हमने आपको एग्जाम्पल जो थर्ड टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम है वो है मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी कि बहुदलीय व्यवस्था। और बहुदलीय व्यवस्था का मतलब क्या है कि या तो एक ही पार्टी इतनी मजबूत होगी कि वो सत्ता में आएगी, वो गवर्नमेंट बनाएगी, अन्यथा वो अन्य पार्टियों के साथ मिलकर एक मिलीजुली सरकार अथवा एक कोalition गवर्नमेंट जो है उसकी संरचना करके सत्ता में आती है। इसमें आपको एग्जाम्पल में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, नेदरलैंड दिया, स्वीडन दिया, इंडिया है, फिलीपींस है, जर्मनी है, ये सारे बहुदलीय व्यवस्था के एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, प्रजातंत्री व्यवस्था डेमोक्रेसी में
पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण ग्रुप है जिसकी एक मेजर भूमिका होती है, नॉट फ्रॉम इनसाइड बट आउटसाइड द सिस्टम, यानी कि जो व्यवस्था है, जो संरचना है, उसके अंदर नहीं लेकिन उससे बाहर रहकर वह एक मेजर भूमिका निभाता है गवर्नमेंट वर्किंग में, सरकारी कामकाज में, और उनको कहा जाता है प्रेशर ग्रुप्स अथवा दबाव समूह। अच्छा, दबाव समूह उन लोगों का एक समूह होता है जो अपने सामान्य हितों को बढ़ावा देने और बचाव के लिए सक्रिय रूप से संगठित होते हैं, यानी कि एक साथ आते हैं। इन्हें दबाव समूह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सरकार पर दबाव डालकर जो नीतियां वो बनाती है, जो सार्वजनिक नीतियां वो बनाती है, उसमें एक तरह से बदलाव लाने का ये प्रयास करते हैं। यानी कि दबाव समूह इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दबाव के माध्यम से दबाव डालकर नीतियों में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। इनका एक और नाम भी होता है, इन्हें इंटरेस्ट समूह यानी हित समूह या वेस्टेड ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स या वेस्टेड ग्रुप्स अर्थात हित समूह या निहित समूह भी कहा जाता है। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है यहाँ पे कि जो दबाव समूह है वो राजनीतिक दलों से अलग होते हैं, यानी दबाव समूह राजनीतिक दलों से भिन्न है क्योंकि दबाव समूह ना तो चुनाव लड़ते हैं और ना ही वह राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने की किसी भी प्रकार से कोशिश करते हैं। दबाव समूह का सिर्फ एक काम होता है कि वो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं उनके। आप इसे ऐसे समझिए जैसे कि इंटरनेशनल सिस्टम में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहा जाता है कि 3 प्रकार के संगठन होते हैं। एक सबसे पहला संगठन होता है वो होता है यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात सार्वभौमिक संगठन, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस है। दूसरा होता है क्षेत्रीय संगठन यानी कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपके सार्क हो गया, आसियान, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, आसियान, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी, यूरोपियन यूनियन। ये क्या हो गए, ये क्षेत्रीय संगठन हो गए। और एक होते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कार्यात्मक संगठन। कार्यात्मक संगठन जैसे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, UNDP। ये क्या है, इनका एक प्रमुख कार्य, जैसे WHO है तो वो हेल्थ के क्षेत्र में काम करेगा, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो फूड एंड एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करेगा, यूनेस्को है तो वो एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट। यानी कि ये कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो इनके उन मुद्दों पे ये काम करते हैं और उन मुद्दों के लिए ये इंश्योर करते हैं कि क्षेत्रीय स्तर पे यानी रीजनल लेवल पे ये कैसे वहाँ पे जिन राज्यों में जो राज्य इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वहाँ पे किस तरीके से ये विकास ला सकते हैं या इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो इनका सोल्यूशन वहाँ पे प्रदान कर सकते हैं। तो उन्हीं उसी तरीके से जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ये भी अपने सामान्य हित ढूंढते हैं और उन सामान्य हितों को बढ़ावा देने या उनके संरक्षण के लिए ये सक्रिय रूप से एक साथ आते हैं, एक्टिव रूप से एक साथ आते हैं, संगठित होते हैं। इनको हम ये कहते हैं ये राजनीतिक दलों से क्यों अलग है, क्योंकि ये चुनाव भी नहीं लड़ते हैं और इनका सत्ता में आने का भी कोई प्रयास नहीं होता है। वे विशिष्ट कार्यक्रमों और मुद्दों से संबंधित होते हैं और उनकी गतिविधियां सरकार को प्रभावित करके अपने जो सदस्य हैं उनके हितों की सुरक्षा करना और उसको एक तरह से प्रमोट करना जो है, सिर्फ इतना इनका उद्देश्य होता है। ये जो है ये कानूनी और वैध तरीके से काम करते हैं, जैसे कि लॉबिंग आपने सुना होगा, लॉबिंग इनका एक माध्यम है, प्रचार यानी कि प्रोपोगेशन, प्रोपोगेंडा जिसे कहते हैं, या याचिका के माध्यम से सार्वजनिक जो डिबेट्स होती हैं, बहस होती हैं, ये अपने विधायकों के साथ संपर्क बनाए रखने आदि के माध्यम से सरकार में नीति निर्माण और नीति कार्यान्वयन जो है उसको प्रभावित करते हैं। तो ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं इनका कुछ ऐसे सामान्य हित होते हैं जिनका ये संरक्षण करना चाहते हैं और ये हम ये देखते हैं कि जो राजनीतिक पार्टीज होती है, राजनीतिक दल होते हैं, उनसे ये डिफरेंट होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज समझने वाली ये है कि दबाव समूह जो है वो साइज और इन्फ्लुएंस के साथ साथ जो इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन है यानी आकार और इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव जो इनका है उसके साथ साथ जो इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन है उसमें भी डिफरेंट होते हैं। कुछ दबाव समूह ऐसे होंगे जो राष्ट्रीय स्तर पे काम करते हैं यानी कि स्थानीय है, लोकल या डोमेस्टिक है, विद इन द नेशन एक राज्य के अंतर्गत काम करते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं, दे आर वेरी पावरफुल और बहुत शक्तिशाली होते हैं और वो एक बियॉन्ड द बाउंड्रीज यानी कि
सीमा के परे जाकर काम करते हैं। यानी कि अगर जैसे हम लोकल में कहें तो जो प्रेशर ग्रुप्स, जो दबाव समूह भारत के अंतर्गत काम कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेड यूनियंस हो गए, स्टूडेंट यूनियंस हो गए, क्या कहते हैं आपके फार्मर यूनियंस हो गए, ये क्या है, ये लोकल है, डोमेस्टिक है, ठीक है, स्थानीय है और घरेलू है। लेकिन जब हम वैश्विक स्तर पे बात करते हैं तो कई ऐसे दबाव समूह होते हैं जो कि राष्ट्रीय सीमाओं से परे, बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज वो जाते हैं, और इसलिए वो ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। जैसे आप इसमें एग्जाम्पल में लेंगे तो इसमें आता है जैसे कन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन, काउंसिल ऑफ यूरोपियन फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री, एमनेस्टी इंटरनेशनल, एक बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है ये, फिर एंटी आपथाइड मूवमेंट, फ्रेंड्स ऑफ अर्थ, ये क्या है, ये ग्लोबल लेवल पे काम करते हैं, ये स्थानीय या लोकल या डोमेस्टिक लेवल पे काम नहीं करते हैं, और इसलिए जो इनकी पहुंच है, जो इनका विस्तार क्षेत्र है, वो बहुत ज्यादा बड़ा है। इसको आप ऐसे समझिए कि कई बार ऐसा होता है कि जो बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाते हैं, उनके पास ज्यादा शक्ति क्यों होती है, क्योंकि वो कई सारी जो गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ वो मिल के काम करते हैं, और इनका जो ग्रुप है ये इतना स्ट्रांग होता है कि ये बाहरी प्रभाव डालता है कंट्रीज के द्वारा बनाई गई नीतियों और प्रोग्राम्स पे। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे काम करता है, दे ऑपरेट अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। इसमें जैसे एक बहुत बड़ा नाम आता है वो है वर्ल्ड सोशल फोरम का। ये भी एक तरह से कहिए दुनिया भर के जो विभिन्न नागरिक समाज है, यानी कि जो सिविल सोसाइटी है या जो एनजीओज है, जो किसान के समूह है, बुद्धिजीवी वर्ग है, महिलाएं, युवा जो है, ये सब इन सबका एक समूह है, और इनका एक उद्देश्य है कि जो ग्लोबलाइजेशन की जो हानिकारक प्रभाव है, यानी वैश्वीकरण की जो हानिकारक प्रभाव है, उसको ये एक तरह से उजागर करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसे कंडेम करते हैं, और इनका एक प्रयास है कि किस तरीके से विश्व को एक बेटर प्लेस, एक बेटर वर्ल्ड बनाया जा सके। क्योंकि जैसे अगर हम आज के समय में देखें तो ग्लोबलाइजेशन से हमारा तात्पर्य क्या है, ग्लोबलाइजेशन से हमारा तात्पर्य है कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसका एक एकीकरण है, ठीक है, जिससे कि इसे कहा जाता है कि ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस, जो क्या कहेंगे, सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक जो बाधाएं हैं उन्हें खत्म करके एक तरह से एक नेटवर्क जो है वो स्टैब्लिश किया गया है। इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, लेकिन एक तरह से आप देखें तो ये जो आर्थिक असमानताएं हैं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं, वो भी ये बहुत उजागर करता है। तो वर्ल्ड सोशल फोरम जो है वो एक एग्जाम्पल है इंटरनेशनल प्रेशर ग्रुप का, जो कि इन नागरिक, सिविल सोसाइटी, एनजीओज और किसानों, बुद्धिजीवियों, इन सब से बना हुआ है, और ये ग्लोबलाइजेशन के यानी वैश्वीकरण की जो हानिकारक प्रभाव है उनको एक तरह से उजागर करता है, और इसकी ये कोशिश होती है कि ये किस तरीके से विश्व को एक बेहतर जगह बनाए लोगों के रहने के लिए। तो प्रेशर ग्रुप्स हमने आपको बताया ये क्या है, इनके कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनके लिए ये काम करता है। ये राजनीतिक दलों से भिन्न होता है, और इसका काम क्या होता है कि ये राजनीतिक दलों से भिन्न क्यों है, क्योंकि ये सत्ता में आने का किसी भी तरीके से प्रयास नहीं करता है। ये बाहरी रूप से सरकार द्वारा बनाई गई जो नीतियां हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उनको एक तरह से उजागर करने का काम करता है। अगर आप जैसे इंडिया में एग्जाम्पल लें, जो हमने आपसे डोमेस्टिक और लोकल का एग्जाम्पल दिया, तो जैसे अगर आप व्यापार समूह देखें तो हमारे पास फिकी इसका एग्जाम्पल है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिर हमारे पास एसोचैम है, एसोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। फिर हमारे पास ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, हिंद मजदूर सभा, भारतीय मजदूर संघ, फिर ऑल इंडिया किसान सभा। फिर अगर जैसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप देखें तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एबीवीपी, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, तमिल संघ, आंध्र महासभा। ये क्या है, जैसे अगर आप आइडियोलॉजी बेस्ड ग्रुप्स देखें तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको मूवमेंट, विमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। फिर नक्सलाइट्स ग्रुप है हमारे पास, यूनाइटेड लिबरेशन ऑफ फ्रंट ऑफ आसाम है, अल्फा जिसको कहा जाता है। तो ये क्या है, ये डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स हैं जो विद इन द कंट्री डोमेस्टिक लेवल पे ऑपरेट करते हैं। इनका एक मेजर भूमिका क्या होती है कि ये इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, यानी कि ये स्पष्ट रूप से जो इनकी मांग होती है उसको व्यक्त करते हैं।
फिर ये एक जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि एक तरह से हमें देखेंगे न्यायिक प्रणाली में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। पब्लिक ओपिनियन जो है, यानी जो जनमत है, उसके निर्माण में ये सहायक होते हैं। और ये पॉपुलर सपोर्ट या जो गवर्नमेंट का अटेंशन है उसे पाने का इनका एक परस्पर प्रयास जो है वो बना रहता है। तो इस तरीके से हम ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं इनको डिवाइड भी किया जाता है। ये इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स भी होते हैं, एसोसिएटेड भी होते हैं, जैसे कि आपके पास अभी हमने एग्जांपल दिया आईएएस एसोसिएशन है, आईपीएस एसोसिएशन है, या जैसे कि मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट है, असम गण परिषद है। ये सब क्या है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स हैं जिनका बेसिक उद्देश्य सिर्फ यही है कि किस तरीके से ये अपने जो इनके हित हैं उनका एक तरह से उनको व्यक्त कर सकें और सक्रिय रूप से ये अपने हितों को स्पष्ट कर सकें गवर्नमेंट के समक्ष, ताकि उनकी जो नीतियां हैं उन्हें प्रभावित करने में ये सक्षम हो या सक्सेसफुल हो। तो इस प्रकार से बच्चों हमने आपके साथ आज कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट किया, राज्य के बारे में आपको बताया। इसके साथ साथ हमने आपको बताया कि राज्य दो प्रकार से डिवाइडेड भी होता है, जिसमें विकसित राज्य और विकासशील राज्य आते हैं। प्लस फिर हमने आपको राजनीतिक दलों के बारे में बताया, जिसमें हमने आपको बताया राजनीतिक दल 3 प्रकार के होते हैं, 1 पार्टी, 2 पार्टी एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। और फिर हमने आपको राजनीतिक दबाव समूह के बारे में बताया जो कि राजनीतिक दलों से भिन्न है। आज हम इस यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर से मिलेंगे। नमस्ते बच्चों।